कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अडॉन टॉक्स के द्वारा। जब अडॉन टॉक्स ने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करे तो अडॉन टॉक्स को और मेरे को और मेरी पूरी टीम को लगा कि इससे भी ज्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। आपको बहुत सारे चैनल पे भूत प्रेत पिशाच ऑकल्ट साइंस न्यूमरोलॉजी वास्तु ये सब दिख रहा होगा, पर इसके पार क्या है? क्या ऑकल्ट साइंस, क्या हमारी हिडन साइंस सिर्फ इतनी है? तो इसका जवाब है नहीं। हमने इतने टाइम से लगातार इतने महीनों से आपके लिए हर दिन रात एक करके इतने सारे ऑकल्ट साइंस के एपिसोड बनाए अडॉन टॉक्स पे, और उन एपिसोड में बनाते बनाते आपको पहुंचा 1 घंटे 2 घंटे का एपिसोड, पर उसके आसपास बहुत सारे घंटों की बातें करी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी कैमरा पे आई नहीं। सो दिस इज अ टाइम नाउ। अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट अब लेके आया है कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, कुछ भी सेम फॉर्मेट नहीं है। आपको सारे पॉडकास्ट इमेजिन करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार एक होस्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होते हैं। यू आर चेंजिंग एवरीथिंग। बहुत सारे गेस्ट होंगे और बहुत सारे होस्ट होंगे। आपको मल्टीपल होस्ट दिखेंगे बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब मैं होस्ट करता हूं तो मैं अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता हूं। जब कोई और बंदा होस्ट करता है तो वो अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता है। जब 3 लोग होस्ट करते हैं, साथ में 4 लोग होस्ट करते हैं, तो वो 3-4 लोग कलेक्टिव माइंडसेट के साथ होस्ट करते हैं। पर जब बहुत सारे लोग होस्ट करेंगे बहुत सारे गेस्ट को, तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी डेप्थ वाली नॉलेज और बहुत सारा एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी हिडन साइंस जो आनी चाहिए बाहर, जो इस कलयुग में बहुत ज्यादा साथ देगी, जो आपको आगे लेके जाएगी और जो हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत जरूरी है, वो सब बाहर आएगा। सो कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम लोग चाहेंगे आप सपोर्ट करें, एंजॉय करें, सीखें और कार्मिक रहें, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कर्म प्रधान है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। आज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनको आपने सोशल मीडिया पर इतना नहीं देखा होगा, बट जब बात आती है उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस की ऑन वास्तु एंड एस्ट्रो, दैट इज डेफिनेटली कमेंडेबल। सो विद दिस आई वेलकम आवर टुडेज गेस्ट मिस्टर ML यादव सर। नमस्कार सर एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सर, आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से रिगार्डिंग इतनी नॉलेज रखते हैं, और अगर मैं बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजी की तो वो बहुत टाइम पहले से ही आ चुका है हमारे इंडिया में। और अगर मैं अपनी जनरेशन के बारे में बात करती हूँ तो पहले हमारे टाइम पे, पहले के ज़माने में हमारे बच्चों का ये पर्सपेक्टिव हुआ करता था कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, कुछ नहीं है, छोड़ो इसे, क्या इन चक्रों में पढ़ना। लेकिन सर अब इतनी अवेयरनेस फैल रही है पॉडकास्ट के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, इतनी न्यूज़ फैल रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऐसा है वैसा है, तो हमारी जनरेशन भी जानना चाहती है इसके बारे में। तो अगर मैं शुरू करूँ इस पॉडकास्ट को तो मैं कुछ बेसिक सवालों से आपके साथ शुरुआत करती हूँ, जैसे कि प्लैनेट्स क्या चीज़ है सर? और 9 प्लैनेट्स हैं इतना तो हम सबको पता है, लेकिन क्या है वो, क्या इम्पैक्ट है उनका हमारी ज़िंदगी पर? थोड़ा सा प्लीज़ उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है 9 प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, और हमारे ज़ोडिएक में ये 9 प्लैनेट्स हैं। तो जो कुंडली बनाई जाती है, जिसको जन्म कुंडली कहते हैं, लग्न कुंडली कहते हैं कुछ लोग, वो कुंडली उस पर्टिकुलर टाइम का मैप होती है। ओके। उस समय ज़ोडिएक में कौन प्लेनेट कहाँ था, अच्छा, ये मैपिंग है वो कुंडली। उसके बाद में फिर विषय आता है कि ये एस्ट्रोलॉजी कैसे करना चाहिए, कैसे की जा सकती है। हाँ जी। तो इसमें मेन 3 ही चीज़ें होती हैं। एक होती है कुंडली, जिसको हम हाउसेस में कहते हैं। हाउसेस, इनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा। हर हाउस का अपना एक एट्रीब्यूट्स होता है। प्लैनेट्स के अपने अपने नेचर हैं। अच्छा, है ना? प्लैनेट्स कोई आपको उसमें कह सकते हैं कि वो कोई परिणाम या कुछ वो शुभ या अशुभ कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ उन हाउस का रिजल्ट हमको बता सकते हैं। अच्छा, हाँ, और अपनी प्रकृति के अनुसार उसको थोड़ा मॉडिफाइड तो कर सकते हैं, है ना? ओके। उसके बाद आता है राशि, एक शब्द है। हाँ जी। ये भारतीय ज्योतिष का शब्द नहीं है। अच्छा। राशि जो शब्द है, हिंदी में राशि का मतलब होता है ढेर या समूह या क्लबिंग। ये हमारे ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते थे, जो कि ज़ोडिएक में
360 डिग्री में ये 27 नक्षत्र थे, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करने वालों ने या वेस्टर्न कंट्रीज में इन लोगों ने इसको 12 पार्ट में बांट दिया और अच्छा। उसको राशि जो है कहा गया। तो सर जैसे अभी आपने बात करी कुंडली की, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कुंडली बस पता है कि जी कुंडली एग्जिस्ट करती है, लेकिन कुंडली कैसे निकालते हैं अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी तरफ से नहीं आता। और हमें पता है कि आजकल ऑनलाइन चीजें सब होने लग गई हैं, तो ऑनलाइन एप्स आ गए हैं काफी सारे जो हमें कुंडली के बारे में बताते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो चीज सही है कि अगर मुझे अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता, मैं उस ऐप को खोलूं, अपनी डिटेल्स भरूं बेसिक सी और अपनी कुंडली निकालूं, तो क्या आपको लगता है वो सही है मेरी तरफ? देखिए, इसमें चीजें डिपेंड करती हैं इस बात के ऊपर कि जो आप अपनी जिनको बेसिक डिटेल्स कह रही हैं, इसमें 3 चीजें बेसिक होती हैं। पहला होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, दूसरा होता है टाइम ऑफ बर्थ, तीसरा होता है प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ जी। ये 3 चीजें बेसिक हैं। आपका नाम क्या है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहचान के लिए नाम भी आपको डालना पड़ता है। तो इन सब से हमको एस्ट्रोनॉमी की जानकारी मिलती है, माने कैलकुलेशन पार्ट ऑफ कुंडली। ओके, दिस इज एस्ट्रोनॉमी नॉट एस्ट्रोलॉजी। ओके, है ना। जब हम उसको पढ़ते हैं या उसको हम जब डिकोड करते हैं, उन हाउसेस को, उन प्लैनेट्स के बारे में जब हम डिकोडिंग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी होती है। ये इस तरह से की जा सकती है। ओके सर। और सर आप ये बताइए कि मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस करी है कि कई लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे सक्सेस नहीं पा पाते। तो क्या प्लैनेट्स का इसमें कहीं ना कहीं रोल है? प्लैनेट्स का रोल इसमें हम इस तरह से देख सकते हैं कि वो सही पाथ पे नहीं है। अच्छा, जो उनने वे सिलेक्ट किया हुआ है वो किसी के दबाव में सिलेक्ट किया हुआ है, या किसी को देख के सिलेक्ट किया हुआ है कि मेरे को भी इंजीनियर बनने जाना है, या मेरे को भी डॉक्टर बनना है, या मेरे को भी आईएएस बनना है, जबकि उनका वास्तव में खुद का कहीं और इंटरेस्ट है। अच्छा, तो वो गलत जगह, या भाई मेरे को एक्स प्लेस पे जाना है तो एक्स प्लेस की ट्रेन या बस या प्लेन मेरे को लेना पड़ेगा। मैं वाई प्लेस में बैठ जाऊंगा तो कभी नहीं पहुंच सकता मैं। ये उसी तरह से है। वो लोग एस्ट्रोलॉजी की मदद लेके ये पता कर सकते हैं उस समय कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए। अच्छा, और मुझे कौन सी बस लेनी चाहिए या कौन सा मेरे को जो है साधन लेना चाहिए जिससे मैं अपने पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच सकता हूँ। ये एस्ट्रोलॉजी मदद कर सकती है। और सर अगर किसी ने बाई चांस वो चला गया उस रास्ते पर, उसे नहीं पता था ये सब, तो अब क्या प्लैनेट्स कुछ रेमेडी या कोई सॉल्यूशन नहीं, आप बस वो फिर से एबीसीडी शुरू होगी। आप किसी भी जो रिनोट एस्ट्रोलॉजर्स हैं किसी के पास भी आप जाइए तो वो आपको मदद करेंगे। अच्छा, आपकी बर्थ डाटा लेकर वो कुंडली बनाएंगे, उसके बाद उनकी डिकोडिंग करेंगे। वो डिकोडिंग से ही आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में आपको किस ब्रांच में पढ़ना चाहिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये जो है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं या मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं तो आप डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे बाद में। लाइफ में आप कुछ और भी काम कर सकते हैं। मतलब पैसा कमाने का जरिया कुछ और हो सकता है, लेकिन एकेडमिक एजुकेशन कुछ और हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी में ये चीज भी क्लियर होगी कि आप पढ़ेंगे तो ये, लेकिन काम ये करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा या सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको तब मिलेगा। ये एस्ट्रोलॉजी से हम पता कर सकते हैं। और सर ऐसी ना मिसकंसेप्शन सक्सेस से रिलेटेड काफी रहती हैं, या मिथ कह लो, मिसकंसेप्शन। लोग ऐसा मानने लगते हैं कि हम इस फील्ड में चले गए, हमारा कुछ भला नहीं हो रहा, सक्सेस नहीं मिल रहा, प्लैनेट्स की गलती है। लोग ऐसे ब्लेम कर देते हैं कि अपने प्लैनेट की गलती है। नहीं, अब देखिए वो तो फिर हम किसी को भी दोष दे दें, या प्लैनेट बेचारे को क्या पता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। बिल्कुल सर, है वो अपना पर्टिकुलर उनका ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में अपना वो घूम रहे हैं। हाँ जी, है ना, और उनकी अपनी कॉस्मिक रेज हैं वो धरती पे दे रहे हैं। ओके, है ना। तो उसमें होता यही है, जैसे मैंने ये
आप देखें 3 पहन हाँ रखे। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये एक आम बोलचाल की भाषा में इसको हम पन्ना कहते हैं, हाँ जी। एमराल्ड कहते हैं। ये पुखराज है, ये जो है शनि का है। अच्छा। तो मतलब ये है कि वो जो कॉस्मिक रेज हैं पर्टिकुलर जो है, मुझे इसकी कमी महसूस हुई ग्रीन रेज की, तो मैंने ये लगाया। ओके। तो इनको मैंने एनहांस कर लिया। वो प्लैनेट्स जो मेरे लिए कमजोर इफेक्ट दे रहे थे लेकिन हैं पॉजिटिव, यहाँ मैलेफिक नहीं है, मेरे लिए बेनिफिक हैं, ये यहाँ बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जेमोलॉजी जो है ऐसे नहीं होती है। जनरली लोग बोलते हैं कि आपकी शनि की महादशा नीलम पहन लीजिए। नीलम ऐसा नहीं पहनना है। मतलब यदि वो प्लेनेट, पर्टिकुलर प्लेनेट नीलम की बात करें तो वो आपके लिए मैलेफिक है, और आपने नीलम भी पहन लिया साथ में, शनि की महादशा चल रही है, एक्टिवेशन भी उसी का, तो वो तो आपको बहुत बैड इफेक्ट देगा। जी सर, बिल्कुल। माने इस तरह से हो गया कि एक गुंडा आपको धमका रहा था, आपने उसको गन और ले जाके दे दी। हाँ जी। इसी तरह का होगा। ये आपने जेम्स ये पहन लिया, पहले तो वो धमका रहा था सिर्फ आपको किसी पोंगा पंडित ने ये बता दिया कि आप नीलम और पहन लीजिए, आपने नीलम भी पहन लिया, तो अब तो वो गन भी आ गई ना उसके हाथ में। बिल्कुल। माने ये जो है ना, जेम्स सिर्फ पर्टिकुलर कॉस्मिक रेज को एनहांस कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव उसको नहीं मालूम। अच्छा, कर्म तो अल्टीमेटली हमारे हाथ में ही है। कर्म एक अनदर थिंग, ओके, है ना। इनसे हमको क्या लाभ मिला, या उस प्लेनेट ने हमको, उस प्लेनेट की रेज तो आ रही हैं, हमको वीक लग रही थी, हमने इनको इम्प्रूव कर लिया ये डाल के, ओके, है ना। अब ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी बनती है कि वो आपको बेनिफिट है कि नहीं। बिल्कुल सर। ये आजकल तो बहुत देखा जाता है कि लोग अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट कर लेते हैं, वो वेट करते नहीं है सर। पेशेंस आजकल के लोगों में है नहीं, तो बस एक जगह जाएंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह। तो आपको क्या लगता है एस्ट्रोलॉजी में ये जो पेशेंस की, मतलब जो क्लाइंट्स आते हैं उनको पेशेंस की डेफिनेटली कमी है, तो कब तक रिजल्ट एस्ट्रोलॉजी का देखने को मिलता है हमें जनरली, कोई ऐसा टाइम? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में देखिए ये एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ कि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 3rd डे आपको इनके इफेक्ट मिलेंगे। अच्छा, तो ये ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि आपको आपके एस्ट्रोलॉजर ने क्या डिकोड करके बता दिया उस कुंडली से, उसको कितना नॉलेज है। भाई क्या होता है कि इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत लोग हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं भारत में जो बहुत अच्छा प्रेडिक्शंस करते हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छे नहीं हैं, है ना। जिनका नाम चल रहा है किसी वजह से, उनको किसी ने एंडोर्समेंट मिल गया कहीं से, नाम तो चल, लेकिन लोगों को मालूम है उन्होंने क्या रिजल्ट दिए हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जिसके रिजल्ट मिले हुए हों। अच्छा, किसी से भी आप एंडोर्समेंट लें तो उसके बारे में पहले ये जान लें कि ये जो बोलते हैं इनके रिजल्ट्स कितने हैं। ओके। देखिए जनरली एस्ट्रोलॉजी के लिए सामान्यतः मेरी इतनी लंबी यात्रा में 3-4 चीजों के लिए लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। एक तो जब बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी हो जाती है, तो इवन ये तक लोग बोल देते हैं कि साहब ये आराम से चैन से मर पाएंगे क्या, ये पूछने। दूसरा, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, बेटे के लिए बहुत कम आते हैं, बेटे के लिए नहीं, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है, उसके लिए आते हैं। या बेटे की नौकरी नहीं लग रही है। अच्छा, ये 3 ही 4 सब्जेक्ट हैं। या अभी थोड़ी सी अवेयरनेस अभी नए बच्चों के लिए पेरेंट्स में ये आई है कि इनको क्या सब्जेक्ट हम पढ़ा लें। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, अभी भी एकेडमिक विषय पढ़ाई के अलग होंगे और जीवन जीने के लिए, धन कमाने के अलग चीज हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है एक डॉक्टर जो है लॉन्ग लाइफ डॉक्टरी करेगा वो आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है।
या कोई और भी काम कर सकता है। मेरी नॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन वो ग्रेन मर्चेंट हैं। तो ठीक है ना, मतलब हम ये भी बता सकते हैं कि आप पढ़ेंगे तो, लेकिन आप फैमिली बिजनेस को ही ओन करेंगे। ओके। तो ग्रेन मर्चेंट वो सिर्फ इसलिए बना कि उसका फैमिली बिजनेस था और उसमें उसको कुछ नहीं सीखना। हाँ। क्योंकि वो घर में रहते ही इतना सीख जाता है। तो उसको मेडिकल पढ़ तो लिया उसने, लेकिन उसको लगता है क्या 500 रुपये कमाऊंगा, 50,000 रुपये रोज कमाऊंगा, तो वो अपने फैमिली बिजनेस को ऑन करता है। तो ये हम एस्ट्रोलॉजी से बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। अच्छा। हाँ, जिसको नॉलेज है वो बता सकता है। सर अभी अभी आपने एक बात करी थी कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास एक इशू आता है शादियों का, जी। तो उससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की कुंडलियां बनवाते हैं, लड़का लड़की जो शादी करने वाले होते हैं उनकी कुंडलियां पंडित जी बनाते हैं, और अगर वो मैच नहीं होती है तो ऐसा कहा जाता है कि मत करो शादी, गड़बड़ है। पेरेंट्स इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं कि शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बच्चे वो कहते हैं हमारा प्यार ही इतना है कि कुंडली वुंडली कुछ कर नहीं सकती है। तो सर ऐसा हो सकता है कि नहीं, देखिए इसमें क्या मिसकंसेप्शन है, मैं आपको बताऊं। ये पाराशरी ज्योतिष में ये बताया गया था, ये चीजें मैच होनी चाहिए, और उन्होंने टोटल मार्क्स 36 दिए थे। अच्छा। जिनको हम गुण कहते हैं, तो शादी में ये मिलाए जाते हैं। तो जिनके 18 से ज्यादा मिलते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि शादी कर दें। जिनके 18 से कम मिलते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि शादी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब पाराशर ऋषि ने 5000 साल पहले लिखे थे। अच्छा। 5000 साल पहले, जबकि बच्चों की शादी 2 लोग पेट में बच्चे होने के बाद ही तय कर देते थे, या जन्म के बाद किसी का बच्चा हुआ, किसी का बेटा हुआ, किसी की बेटी हुई, तो उन्होंने दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन्होंने कहा भाई हमारा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करेगा। अच्छा। तो उस समय ये चीज देखी जाती थी कि इन बच्चों का नेचर, इन बच्चों का ब्लड ग्रुप, इन बच्चों में जनरेशन की पावर है कि नहीं, या सेम टाइम में ये दोनों बीमार तो नहीं हो जाएंगे। अच्छा। या दोनों अच्छे से रह पाएंगे मिलके प्रेम से, ये चीजें देखी जाती थी। लेकिन अब शादी कब होती है? अब शादी 25 प्लस में होती है। हाँ जी, जनरली, बिल्कुल, है ना। तो दोनों मैच्योर्ड हो गए। अब गुण मिलान में मेरे हिसाब से मैं हमेशा यही चीज देखता हूं, मैं वो 36 गुण को तो मैं कहता हूं 0 भी मिल रहे हैं तो आप शादी करो। अच्छा। लेकिन मैं क्या देखता हूं, दोनों की अलग अलग कुंडली में एक ही चीज को ऑब्जर्व करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है कि दोनों की हेल्थ अच्छी रहेगी, दोनों में अफेक्शन है, माने ये नॉर्मल है, दोनों कोई बीमार तो नहीं है, या दोनों में से एक का जॉब तो 100% चलेगा। अच्छा, है ना। दोनों में जनरेशन के लिए पावर है। ये चीजें देखना चाहिए आजकल। तो आप कह रहे हैं कि कुंडली अब पुरानी चीज हो गई है, क्योंकि टाइम, कुंडलियां पुरानी चीज नहीं, मतलब कुंडली मिलान का जो प्रोसीजर है, हाँ जी, वो उस समय के लिए तो बहुत अच्छा था। 36 गुणों में से 18 गुण मिलना जरूरी थे। हाँ जी, है ना। उसके बाद शादी होती थी। रामचंद्र जी के तो 36 ही मिले थे। अच्छा। आपने अगर सुना हो सकता है आपकी जनरेशन को ये चीज पता नहीं होगी। हाँ जी। और रामचंद्र जी के पास क्या एस्ट्रोलॉजर्स की कमी थी? वशिष्ठ जैसे उनके गुरु थे, राजगुरु, है ना, जो पाराशर जी के श्रेणी के ही थे, जिनने ये ज्योतिष दी। उनको नहीं पता था, सब पता था उनको भी। उनके तो 36 ही गुण मिले थे, लेकिन उनकी अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें, हाँ जी, तो सबसे खराब मैरिड लाइफ निकली उनकी। इसलिए अब गुण मिलान, उस समय की बात अलग थी। क्योंकि बच्चों की शादी करते थे। अब बच्चे मैच्योर्ड हो गए हैं, तो अब इन तरीकों से कुंडली मिलानी चाहिए कि दोनों एक साथ तो बीमार नहीं होंगे, दोनों में से एक की सैलरी तो आएगी 100%, जॉब तो नहीं चले जाएंगे दोनों के, ये दोनों में जो है जनरेशन आगे बढ़ाने की पावर है, या कोई इम्यूनिटी कमजोर तो नहीं है,
है ना, या कोई और हेल्थ इशू ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम एक सीवियर हो जाएगा तो दूसरा सिर्फ उसको भी पालन करते रहेगा। ये चीजें देखना चाहिए। जी सर, ठीक है, तभी लाइफ अच्छे से चलेगी। ठीक है सर। और सर अभी मैं जिस जनरेशन में हूँ, हमारे एग्जाम्स ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, कभी कोई एग्जाम कभी कोई एग्जाम। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं मिले, बट डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है लाइफ में, फोन देखते रहो, अच्छे नंबर नहीं मिले, रोना भी है। तो उनके पेरेंट्स कई बार ऐसे बोलते हैं कि इसका प्लैनेट बहुत वीक है, तो डिस्ट्रैक्टेड रहता है। तो ये कितनी बात सच है सर, थोड़ा बताइए इस पर प्लीज। नहीं, देखिए क्या है, अब ये हम अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, हाँ जी, तो दो चीजें होती हैं, हमारा 4th हाउस और 5th हाउस। 4th हाउस होता है एकेडमिक एजुकेशन के लिए, 5th हाउस होता है इंटेलिजेंस के लिए, विजडम्स के लिए। तो देखिए हर आदमी एक ही इंटेलिजेंस का या विजडम का तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये चीज तो हमको पता है कि इसका कैलिबर क्या है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर आप उस कैलिबर में और उस कैलिबर के साथ उसी इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में वो आप पढ़ाएंगे तो ही वो पढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएगा। आप कुछ भी करते रहिए। तो जरूरी ये चीज है कि उसका कैलिबर कितना है, तो ये चीज हम कुंडली से देख सकते हैं। अच्छा, हाँ। और अगर कुछ दोष निकला उसमें तो फिर क्या ठीक हो सकता नहीं, है? हम आपको ये बता सकते हैं ना कि इसकी ये स्किल बहुत शानदार है, आप एकेडमिक में मत जाइए, आप इसको क्रिकेट खिलाइए आज से ही। अच्छा। या ये फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। तो आज ही से आप ये कीजिए ना। हम विदेशियों को तो बहुत फॉलो करते हैं। हाँ। वो लोग तो बचपन से ही उनका सीए बनना है तो 4th क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाना, और बड़े जल्दी सीए बन जाता है। हमको लेकिन क्या है कि 11th 12th तो पास करना ही है। हाँ। है ना, और वो भी जिस विषय से पास किए उसके बाद उसी विषय में हम जा सकते हैं। लेकिन खेलने के विषय में या और कोई दूसरा, उसको पेंटिंग अच्छी लगती है या कुछ और अच्छा लगता है, तो बेचारा 15 साल तो माँ बाप के प्रेशर में जो है जबरदस्ती पढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही उसको समझ आती है या 2 पैसे कहीं से कमा लेता है, बोलते तो नौकरी नहीं करना, पेंटिंग करूंगा, मेरी पेंटिंग बहुत महंगी बिकेगी। और ऐसा होता है। कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहता है फैमिली का, तो इसलिए वो करता है फॉलो अप। हाँ, और उसमें वो फेल होता है। हाँ, फिर उसी में वो डिप्रेशन में जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप उसको डिकोड कराइए कुंडली को, और ये देखिए कि ये खुश काय में रह सकता है। क्योंकि कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं या कोई चीज सीख रहे हैं या कोई स्किल बना रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आपकी खुशी शामिल होती है उसमें। आपको अच्छा लगना चाहिए वो काम। बहुत से बच्चे होते हैं, बुक वर्म भी कह सकते हैं बहुत से बच्चों को हम, है ना। तो उनको उस तरह की प्लेनेटरी सेटअप मिलती है कि वो बिल्कुल किताबी कीड़े हो जाते हैं, और वास्तव में नॉलेज भी होती है। उनको इस तरह की नॉलेज भी हो जाती है, तो वो उनको अच्छा लगता है किताब पढ़ना, है ना। लेकिन सभी को ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। सब अपना अपना प्रारब्ध मतलब पूर्व कर्म लेके पैदा होते हैं, तो उसी हिसाब से उनको किसी पर्टिकुलर फैमिली में बर्थ मिलता है, उसी हिसाब से वो राइज करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत बड़े घर में पैदा होते हैं लेकिन फटेहाल मरते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि फटेहाल फैमिली में पैदा होते हैं, वो राजाओं की तरह लाइफ बाद में एंड होती है उनकी। तो वो सब यही कुंडलियों से हम देख सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती हम भाई, अगर किसी मजदूर के यहाँ बच्चा पैदा हो गया और उससे कहें नहीं तुम तो सिर्फ गेती चलाना सीखो, तो वो चला तो लेगा लेकिन मन उसका थोड़ी मानेगा उसमें। उसको कहीं और जाना है, उसको पढ़ना है, तो अगर उसको एजुकेशन का जिस दिन भी मौका मिलेगा उस दिन वो भाग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ना, कुंडली से या ज्योतिष से हम प्रॉपर मदद लेना चाहिए हमको, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अच्छे से हमको गाइडेंस लेना चाहिए। अब हो क्या गया है, एक और चीज यहाँ काम करती है साधारणतया। अभी भी लोगों के दिमाग में कंसेप्ट ये बैठा हुआ है कि एस्ट्रोलॉजर पंडित जी मतलब 100 रुपए 150 रुपए वाले जी, बस। ऐसा क्यों? आप डॉक्टर को मिनिमम, मुझे नहीं लगता दिल्ली में कोई एमडी डॉक्टर होगा 1000 रुपए फीस से कम लेता होगा। भाई डॉक्टर अगर इतनी फीस ले रहा है और वो एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको बता रहा है कि ये दवाई इतने दिन तक खानी पड़ेगी,
और एस्ट्रोलॉजर आपको ये कह रहा है कि आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, आप ये पढ़िए या आप इस स्किल में चले जाइए, आपकी लाइफ ही बदला, उसको आप 100 रुपये देना चाहते हैं। तो फिर वो यही होता है कि पंडित भी सोचता है साला 100 रुपये आने दो, वो उसकी जरूरत पूरी करने के लिए बैठा है। लेकिन जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो इस चीज पे एग्री ही नहीं करते। अच्छा, वो अपने हिसाब से फीस भी लेते हैं और सही चीज गाइड करते हैं लोगों को, लोग इसीलिए उनको फीस भी पे करते हैं। जी सर। तो सही चुनाव एस्ट्रोलॉजर का बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे अभी आपने बात करी विदेशी कल्चर की, वेस्टर्न कल्चर की, तो उसमें मैं पूछना चाहूंगी, मैंने बहुत सुना है कि इंडिया से एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट आया, लेकिन बाहर के लोगों ने, वेस्टर्न कल्चर ने इसको ज्यादा तेजी से अडॉप्ट किया एज कम्पेयर टू इंडिया। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सुना है कि वास्तु के फील्ड में दुबई और सिंगापुर जो है वो 99% आप कह सकते हो वो वास्तु फॉलो करते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसा फैक्ट सर जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि वेस्टर्न कल्चर ने अच्छे से अडॉप्ट करा एज कम्पेयर टू इंडिया, तेजी से मतलब? नहीं, ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगा। अच्छा। हाँ, ये बात सही है कि सभी लोग इस चीज की स्टडी करते हैं, पूरे विश्व में इसको पढ़ा जाता है, सब अपने अपने तरीके से किए जाते हैं। और वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक अपना तरीका है। अच्छा। और जो हम इंडियन करते हैं उसमें बहुत सारा हमने कुछ वेस्टर्न भी शामिल कर लिया है, पाराशरी भी है और 1-2 विधाएं और हैं जिसको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, जिसको केपी एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये जो भी कुछ है ये सब प्रेडिक्शन की विधाएं हैं, प्रेडिक्शन करने के तरीके हैं, अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी सेम है। ओके। चाहे वेस्टर्न में करें, मतलब जो प्लैनेट्स हैं सब अर्थ के रिस्पेक्ट में तो एक ही जगह है ना। जी जी जी। तो वो तो ना वो चेंज कर सकते ना हम चेंज कर सकते। जी सर। सबने अपना अपना प्रेडिक्शन का तरीका, डिकोडिंग का तरीका, सबने अपना अपना अलग अलग किया हुआ है। तो जैसे मुझे लगता है वेस्टर्न उसमें कंट्रीज में न्यूमरोलॉजी ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी भी चलती है लेकिन आजकल न्यूमरोलॉजी ज्यादा है। ओके। थोड़ा बहुत टैरो कार्ड भी वहीं से चल रहा है। जी सर, है ना। हाँ जी। बाकी इंडिया में तो अभी ये सभी चीजें चलने लगी हैं, टैरो कार्ड भी चल रहा है, न्यूमरोलॉजी भी है और एस्ट्रोलॉजी तो है ही, सभी जगह चलती है। ओके। और सर जैसे स्टार्टिंग में मैंने बात ही प्लैनेट से शुरू करी थी कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो अब जैसे एक प्लैनेट एग्जांपल में नाम लेती हूँ सूर्य का, तो उसके बारे में आई थिंक बहुत लोगों को पता लग गया है कि लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, अच्छा डायरेक्शन दे देते हैं। तो कोई और एक आधा प्लैनेट के बारे में आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी ऑडियंस इस टाइम पे मेरे साथ कनेक्ट कर पाएगी बिल्कुल बेसिक से। तो और कोई प्लैनेट? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी राहु के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? डरावना सब है ना, प्लेनेट है। ऐसा नहीं है, वास्तव में राहु और केतु कोई मास नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब जो हमारे 9 प्लेनेट्स हैं उनमें राहु केतु कुछ नहीं है ऊपर। जैसे सूर्य है वो हमको दिखता है ना, मार्स है वो दिखता है। जी सर। है ना, वीनस है वो दिखता है, लेकिन राहु और केतु प्लेनेट्स नहीं है। ये हमारी 2 पोजीशंस हैं जो 180 डिग्री पे हमको मिलती हैं। अच्छा। ज़ोडिएक में। ओके। ये पर्टिकुलर हमेशा दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। दोनों रेट्रोगेशन में चलते हैं। रेट्रोगेशन मींस एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलते, ये क्लॉकवाइज चलते हैं ये। अच्छा। बाकी सारे प्लेनेट हमारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखते हैं पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, ये क्लॉकवाइज चलते हैं, इनको हम रेट्रोगेट कहते हैं। और अभी जो है जो समय चल रहा है वो सबसे ज्यादा राहु का समय चल रहा है। राहु का समय मतलब इल्यूजन। ओके। मतलब जो है वो नहीं है, वास्तव में दिख रहा है बस। समझ गए, है ना। तो अगर आपका राहु अच्छा है तो आप तो लोगों को पता नहीं कुछ ना होते हुए कुछ भी दिखेंगे। अच्छा। अगर राहु आपका एक्टिवेट है, राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो आप जो है ना अपने आप, वो एक अलग बात है कि वो किस हाउस में है, तो
तो उस विषय में, इंटेलिजेंस के विषय में, या आपके फीचर्स के विषय में, या आपके बोलने के विषय में, या इकोनॉमिक्स के विषय में, आप लोगों को ना होते हो कुछ दिखाई देंगे और ऐसा लगेगा ये बहुत अट्रैक्टिव है। अच्छा। हाँ, मतलब हम जी कह सकते हैं कि वास्तव में उनका बेस नहीं होता है कुछ भी। अगर भी बाद में जाकर देखेंगे अंदर तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ओके। है ना। तो ये राहु होता है। केतु इसके 180 डिग्री अपोजिट होता है। ये सिर्फ इमेजिनरी चीजें हैं, इमेजिनरी पोजीशन से, ये कोई मास नहीं है। अच्छा। मैंने आपको बताया था जी। तो ऐसा ही केतु जो है मोक्ष का दायक माना जाता है। ये पाराशरी का शब्द है। अदरवाइज मोक्ष, आप जैसे बच्चों को समझाने के लिए, मोक्ष मतलब होता है फ्रीडम। अच्छा, ठीक है ना। मोक्ष जनरली ओल्ड एज के लोगों के साथ सुना जाता है ये शब्द। उनको मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया का मतलब पहले समझते थे कि वो स्वर्ग से भी ऊपर एक जो धाम है वहां चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है केतु जो है अच्छे प्लैनेट्स के साथ रहेगा या अच्छे प्लैनेट्स की उस पर दृष्टि होगी तो ये आपको स्वतंत्र कर देगा, आपका मोक्ष कर देगा। मतलब आप किसी भी चीज से बिना डरे, बिना दबाव में आए, आपको जो अच्छा लगेगा वो कहेंगे, वही करेंगे। यही मोक्ष होता है। मोक्ष और कुछ नहीं होता है। मतलब जैसे एक रिटायर्ड पर्सन हो जाता है ना, तो उसको नौकरी पे जाना नहीं है, उसको पेंशन भी मिलती है भारत में, तो वो फिर उसको ना कमाने जाना है, ना कोई नौकरी करने जाना है, लेकिन फिर भी उसको अपने बच्चों की चिंता होती है। मेरा बच्चा ये रह गया, मेरी नौकरी नहीं लगी या लग गई है तो वो बहुत दूर चला गया जी। ये भी मोक्ष नहीं। मोक्ष तभी होगा जब आप सब चीजों को भूल के अच्छा कर लें। जो अच्छे संत हैं ना, ये मोक्ष में है। जो बहुत अच्छे संत हो गए हैं, जो लोग जन कल्याण की बात ही सोचते हैं, जन कल्याण की बात ही करते हैं, इनको मोक्ष हो गया है। ये किसी से डरते नहीं, किसी की चिंता नहीं करते हैं। तो क्या हम इसको इससे जोड़ सकते हैं? कई लोग बोलते हैं कि ये सब मोह माया है, छोड़ो इसको। इससे जोड़ा जा सकता है इस चीज को? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मोह माया है, छोड़ो इसको, तो वही लोग बोलते हैं जिनको चाहिए ज्यादा। आजकल के जो हमारे कथावाचक हैं, संत हैं, पंडित हैं, वो आपसे सबसे यही तो कहते हैं, ये मोह माया छोड़ के हमको दे जाओ। मतलब उनकी फीस आपको पता है कितनी लगती है? 50 लाख करोड़ फीस लगती है उनकी। तो भाई आप इकट्ठा कर रहे हो, हमसे कह रहे हैं मोह आया है। तो ये सब अपने अपने वो हैं तरीके पैसा कमाने के, पैसा बनाने के जी। तो मोह माया वो विषय ही पूरा अलग हो जाएगा। अच्छा, दोनों अलग बातें हो जाती हैं। बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा, ठीक है सर। और सर, इससे पहले कि हम पॉडकास्ट को रैप अप करें, एक और क्वेश्चन लास्ट आपसे पूछना चाहूंगी मैं, ये कि आपने अभी बताया था प्लैनेट्स और हाउसेस के बारे में, तो ये दोनों ऑब्वियसली आपस में रिलेटेड हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए कि हाउसेस क्या है, मतलब बेसिकली प्लैनेट से कैसे अलग है? देखो, आपने किसी की कुंडली भी देखी होगी तो उसमें 12 हाउसेस बने रहते हैं, 12 चौकोर बने रहते हैं। जी सर। दैट इज हाउस, है ना। 1 2 3 4 इनको एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 आ जाते हैं। 12 ही हाउस के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। आदमी या मनुष्य के लिए ये हर हाउस अलग ड्यूटी परफॉर्म करता है। इसमें प्लेनेट यदि है उस हाउस में तो वो उसको रिजल्ट देता है। अच्छा। वो रिजल्ट, और उसमें ही राशि कौन सी है, तीसरा शब्द आता है राशि। तो वो राशि किस एटमॉस्फेयर में वो रिजल्ट आपको मिलेगा। माने आप किसी एसी कमरे में जाके झाड़ू लगाएंगे या खुद एसी कमरे में जाके बॉस बन जाएंगे, वो ग्रह आपको बताएगा और वो हाउस आपको ये बताएगा। तीनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, तब ये पता चलेगा कि आप उस घर के मालिक बनेंगे या वहां झाड़ू लगा रहे होंगे। अच्छा जी। माने कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो राशि और वो घर और वो मिल गया तो आप वहाँ मालिक ही बन जाएंगे, क्योंकि सारे
कोई भी एक्टिविटी हो लाइफ की, उसके लिए कम से कम 2 हाउस तो बहुत जरूरी है, नहीं तो 4, 5, 6 भी हो सकते हैं हाउस का। और उसी तरह से प्लेनेट्स एक भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन हाउस तो कम से कम कोई भी एक्टिविटी आपको करने के लिए, पूरी करने के लिए 2 हाउस तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। बिना 2 हाउस के कुछ नहीं हो सकता। ओके। बने देखिए, अगर हम आपसे बोलें या आप हमसे जानना चाहो कि भाई कोई इलेक्शन कैसे जीत सकता है, तो इलेक्शन कैसे जीता जाता है हमारे यहाँ? वोट से, जिसके सबसे ज्यादा वोट होते हैं। लेकिन उसको इलेक्शन में फॉर्म भी भरना पड़ेगा जी, अपने सपोर्टर भी जुटाने पड़ेंगे। तो इस सब के लिए उसको 2nd हाउस चाहिए, पहले पैसे चाहिए उसको, 4th हाउस चाहिए उसको सपोर्ट चाहिए पब्लिक का, 6th हाउस चाहिए विनिंग के लिए, 10th हाउस चाहिए माला पहनने के लिए, स्टेटस बनाने के लिए, 11th हाउस चाहिए ये सब विश फुलफिल करने के लिए। मतलब अगर ये 4-5 हाउस जब तक नहीं मिलेंगे तो ये एक्टिविटी पूरी नहीं होगी आपकी। इन्हीं को देख के कोई ये बता सकता है कि कोई आप कंपटीशन दे रहे हैं तो कंपटीशन में आप विन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये हाउसेस नहीं होंगे, पहले तो आपको एलिजिबिलिटी चाहिए उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की जी, है ना। तो वो एकेडमिक कोई ना कोई तो उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी होगी, तो वो एकेडमिक नॉलेज पूरी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद कंपटीशन का फॉर्म भरना जरूरी है, उसके बाद वहां जाके परीक्षा देनी जरूरी है। फिर ये पता चलेगा कि हाँ आप जीत पाएंगे या हार पाएंगे, या आप सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन सब चीजों को, क्वालिफिकेशंस को ध्यान रखते हुए आप पार्टिसिपेट आपने कर लिया, फिर आप पता लगा सकते हैं मतलब कि हाउसेस के बेसिस पे आप जीतने के चांसेस हैं या नहीं। हाँ, अदरवाइज नहीं तो आप, ऐसा नहीं है कि कुंडली किसी से बनवा ली तो बस पंडित जी ने कह दिया तुम तो आईएएस बनोगे। तो आईएएस बनने के लिए आपको प्रीलिम्स भी क्लियर करना पड़ेगा। वो प्रीलिम्स से पहले ग्रेजुएशन शायद मिनिमम होता है। हाँ जी। और ग्रेजुएशन से पहले शायद एक एज भी होती है। ये सब चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी पहले, फिर आप एग्जाम देके आप पूछ सकते हो एस्ट्रोलॉजर से कि भाई मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ये जरूरी है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है ना। जैसे भाई किसी को एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम ये बता सकते हैं कि कल आपका अस्पताल में ऑपरेशन होगा, तो अब ऑपरेशन होगा तो मतलब उसको सीरियस बीमारी होनी चाहिए पहले, या इमीडिएटली कोई एक्सीडेंट हो गया हो उसका। दूसरा, अस्पताल चाहे खुद का भी हो, वो उस बेडरूम से अलग चला जाएगा, उस कंडीशन से अलग चला जाएगा, उस एटमॉस्फेयर से अलग जाएगा, घर को छोड़ना पड़ेगा उसको, उस बेडरूम को छोड़ना पड़ेगा, माने वो परिस्थितियां अलग हो जाएंगी। और जहाँ ब्लडिंग भी होगी, उसकी ऑपरेशन होने का मतलब ब्लडिंग भी होना है ना, और उस समय उसको पेन भी हो रहा होगा जी, है उस समय। लेकिन वो भाई हो सकता है कि हम अपने मेडिकल इफेक्ट से उसका पेन को कम रियलाइज करा पाए, लेकिन होगा। तो ये सब चीजें कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी से देखकर बता सकते हैं। ओके जी, मतलब सीधा ब्लाइंडली नहीं हमें देखना चाहिए, पहले मिनिमम चीजें भी होनी चाहिए। बहुत जरूरी है वो तो भाई, आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर कैसे कोई भी चीज में सक्सेस मिल जाएगी। आपको नॉलेज तो जरूरी है ना, बेसिक क्वालिफिकेशन जरूरी है किसी भी चीज की। आप अभी अगर मैरिज करना चाहें तो आपको शायद इंडिया में 18 और 21 है। हाँ जी। तो आप 18-21 के तो हों, बिल्कुल। और 18-21 के बाद भी 2 लोगों की सहमति तो मिनिमम चाहिए जी। तो ये क्वालिफिकेशन तो जरूरी, फिर ही मैरिज होगी जी, उसके बाद ही जो है मिठाई बट सकती है जी, नहीं तो मैरिज की मिठाई ऐसे नहीं बट सकती। जी सर, बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने हमें इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, मेरे जैसे ऑडियंस को भी बहुत नॉलेज दिया आज आपने, जिसको बिल्कुल बेसिक पता था कि सिर्फ 9 प्लैनेट्स होते हैं, और अब मुझे काफी पता लग गया है कि अच्छा मेरे को कंपटीशन में पार्ट लेना है, मैं जरूर ये चीज करूंगी। जी जी, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी इस चीज से डेफिनेटली कनेक्ट कर पा रही है। बिल्कुल भाई, हमको देश काल परिस्थितियों, टाइम प्लेस के हिसाब से भी सब चीजों को समझना है। वही पारस ऋषि के टाइम की चीजें जो उन्होंने लिखी थी, उनको हम लेके अगर चलेंगे जी, तो हम फेल हो जाएंगे। ओके। हमको आज के रिस्पेक्ट में टाइम प्लेस को भी देखना पड़ेगा।
जी। क्योंकि उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुंडली में कुछ नहीं लिखा हुआ, 3-4 बुध गुरु मंगल शुक्र यही लिखा रहता है ना। तो उसके कॉम्बिनेशन को डिकोडिंग करना ही एस्ट्रोलॉजर का काम है। वो कितने अच्छे से हो सकता है। और आज के रिस्पेक्ट में भाई 5000 साल पहले आईएएस तो होता ही नहीं था ना जी। हाँ, मेडिकल डॉक्टर तो होता ही नहीं था जी। लेकिन आज होता है। तो अब हमको उन सब चीजों को कंबाइन बना के और एक उनका कॉम्बिनेशन बना के तैयार करके ये सब डिकोड करना पड़ेगा, फिर हम कुछ कहने की स्थिति में आते हैं किसी से। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन सर, बहुत नॉलेज मिली हमें। सो गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा हो और आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं कनेक्ट करा हो, स्पेशली मेरी जैसी ऑडियंस जिसको बेसिक नहीं आता था या बहुत ही बेसिक आता था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा इस एपिसोड के बारे में। कार्मिक रहिए, कर्म करते रहिए। थैंक यू।